है क्या नहीं हो रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों की, अगर हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से हम कोई क्लास मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में अनुशासन इज इक्वल टू सक्सेस। आप कह सकते हैं डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं हुआ तो सफलता भूल जाइए, बहुत दूर की कौड़ी है सफलता अगर अनुशासन ना हो। तो इस वजह से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, और होता है ऐसा, गर्मी बहुत हो रही है, रात में देर से सो पाते हैं, सुबह मौसम ठीक होता है तो देर से उठ पाते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके करियर को, सफलता को चुनना हो या सुबह की बेहतरीन नींद चुननी हो, तो दोनों में से क्या चुनना चाहेंगे? और ये तो तय है कि अगर आप देर तक सोते रहे तो आप क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, और जब क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो जो सीखना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट विशेष में वो नहीं सीख सकेंगे, है ना। तो खैर, बाकी और बच्चों का अगर कोई इस मामले में मशवरा हो, कोई सुझाव हो कि क्या किया जाना चाहिए जिससे बाकी बच्चे जुड़ें क्लास में, तो ऐसे बच्चे जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या मिलके? एनी आइडिया फ्रॉम एनीबॉडी? सोचिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसे बोलते हैं। आपका स्मृति माइक ऑन नहीं है, स्मृति माइक ऑन करिए। सॉरी सर। सर जो आप रिकॉर्डिंग भेजते हैं वीडियो के बाद वो मत भेजिए, तो फिर जुड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो ऐसा है कि कुछ बच्चे तो सुबह उठ नहीं पाते हैं इसलिए नहीं जुड़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो कहीं गांव में होते हैं या कोई और समस्या भी होती है, किसी दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कुछ भी ऐसी दिक्कतें हो सकती है, देयर आर सेवरल रीजंस। तो उनको तो सर वो आपसे पर्सनल मैसेज करके मांग ले। आइडिया अच्छा है आपका। जैसे अगर कोई मतलब, लेकिन ये आइडिया थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट जो सोच है उसको, अतिवादी सोच को दर्शाता है। बात अच्छी है आपकी, वर्किंग वर्क तो करेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। तो हमें उन लोगों को भी साथ में लेके चलना होता है जो लोग अभी अपना भला बुरा नहीं जान पा रहे हैं। लाइव क्लास में जुड़ना आपके भले के लिए है, लाइव क्लासेस कराए ही चले जाते हैं कि आप उसमें उनका फायदा उठा सकें, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं इस बेनिफिट को ले पा रहा है, तो हम उसे पूरी तरह से इससे वंचित कर नहीं सकते, हमें उन्हें इसका कोई विकल्प देना पड़ता है, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो भेजे जाते हैं। चलिए खैर, जो जिसका काम है वो करता रहेगा। जैसे मुनव्वर राना का एक शेर है, बहुत अच्छे शायर रहे हैं, बड़े शायर हैं, जिन्होंने पहली बार माँ पर शायरी करनी शुरू की थी। उनका एक शेर है कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति का जो काम है, जो जिसका कर्तव्य है, वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। टीचर का कर्तव्य है कि वह पढ़ाए, और जो भी बेहतर तरीके हो सकते हैं पढ़ाने में, वह उन तरीकों को अपनाए। तो विद्यार्थियों का कार्य है कि उसका जो शिक्षक है, जो उसका टीचर है, उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके भले के लिए उन्हें उनका अनुपालन करना चाहिए। और अगर केवल अनुपालन कर लें, गुरु आज्ञा का पालन अगर कोई भी शिक्षार्थी कर लेता है, तो यकीन मान लीजिए कि उसे शिक्षा जरूर मिल जाएगी। लेकिन यही आजकल मिसिंग है। बच्चे, शिष्य जो है वो शिष्य जैसे कम ही मिलते हैं, और शिक्षक भी माशाल्लाह कम नहीं है, वो भी शिक्षक जैसे कम ही होते हैं। तो इस वजह से चीजें थोड़ा सा बिगड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। तो आइए, इकोनॉमिक्स में आपको पहला वीडियो प्रोवाइड किया गया था, और उसमें आपने सीखा था कि सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, और अलग अलग भाषाओं में, इटालियन में, फ्रेंच में, या दुनिया की अलग अलग भाषाओं में हम इसे किस नाम से जानते हैं, उनकी स्पेलिंग्स आपको आपने उस वीडियो के जरिए और अपनी किताब के जरिए पढ़ी होगी। इसके अलावा आपने यह भी जाना था कि सांख्यिकी मुख्यतः दो अर्थों में जानी जाती है, एक तो बहुवचन के अर्थ में और दूसरा एक वचन के अर्थ में। बहुवचन के अर्थ में सांख्यिकी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या कोई बता सकता है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को हम क्या मानते हैं? आप में से कोई बता सकता है? ऑप्शन दूं? आप लोग अपना कैमरा अगर
ऑन रखेंगे तो ज्यादा सीख सकेंगे सारे बच्चे। परमानेंटली ऑन कर दीजिए कैमरा और माइक। अगर शोर आने लगेगा किसी के बैकग्राउंड से तो मैं उसे बता दूंगा कि आप माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आप माइक ऑन ही रखिए। हेडफोन लगा रखा है तो परमानेंटली आप माइक को ऑन कर सकते हैं, नो इशू। तो आस्था स्मृति कैमरा ऑन कर लीजिए। अमूल्य अभी प्लीज। तो मैंने एक सवाल किया है कि बहुवचन के अर्थ में हम सांख्यिकी को क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं। तो मैं आपको विकल्प दूं या अपने आप बता सकेंगे आप? हरा ऑप्शन दे दीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन है सांख्यिकी बहुवचन के रूप में एक पद्धति मानी जाती है। दूसरा ऑप्शन है सांख्यिकी बहुवचन के रूप में एक संस्था मानी जाती है। संस्था मतलब कोई फर्म। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में डेटा समंक मानी जाती है। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में एक मैथमेटिक्स गणित मानी जाती है। बताइए इससे कौन सा ऑप्शन है? सर सर सांख्यिकी बहुवचन के रूप में समक मानी जाती है। समंक मानी जाती है। बहुवचन के रूप में समांक मानी जाती है। अच्छा, समांक यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस, संख्यात्मक सूचनाएं। समंक का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक सूचनाएं। जैसे अभी आपका 10th की मार्कशीट आएगी ही, बगैर परीक्षा दिए पहली बार मार्कशीट आएगी, लेकिन आएगी। तो जो आएगी उसमें आपके कुछ मार्क्स चढ़े होंगे, हिंदी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स होंगे। वो जो मार्क्स हैं वो आपके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो मार्क्स होते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट के, अगर इनको एक साथ हम रखेंगे तो मैंने क्या बोलेंगे? समंक डेटा। क्योंकि ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन भी है, संख्यात्मक सूचना भी है, और किसी एक व्यक्ति विशेष यानी किसी छात्र विशेष के जो अभी तक का एनुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है, ये उसका मूल्यांकन कर रहा होता है। आंकड़ों के आपने बहुत सारे विशेषताएं अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने कल थोड़ा सा पढ़ा था बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की जो विशेषताएं होती हैं, उनमें आपने 2-3 बातें पढ़ी थी कि सांख्यिकी समंक सिर्फ तब मानी जाएगी जब वह समूह में हो। जैसे अगर केवल आपके अंक एक विषय के रख दिए जाएं कहीं पर, मान लिया अकाउंटेंसी के या इकोनॉमिक्स के अंक केवल बता दिए गए, तो वह जो होगा उसे समंक नहीं कहा जाएगा। समंक होने के लिए संख्यात्मक सूचनाओं का समूह में होना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मार्कशीट में जो आपके सब्जेक्ट्स के अलग अलग अंक होते हैं, उनको एक साथ जब हम रखते हैं तो वो डेटा है समंक। ठीक है, तो इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर है या इसमें कोई डाउट है अभी? सर नो सर। अच्छा, ये बताओ कि जो सांख्यिकी है उसको बहुवचन के रूप में हमने इसकी कुछ विशेषताएं भी पढ़ी थी। तो क्या वो विशेषताएं आप में से कोई ऐसा है जिसको समझ में आ गई हैं, या कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आई है, या एक आध विशेषताएं ऐसी जो नहीं समझ में आई, फीचर्स कह सकते हैं? बोलिए सर 4th नंबर वाली समंक गणना अथवा अनुमान द्वारा एकत्रित किए जा सकते हैं। यस सर। देखिए, जब आपको जैसे आपके जो अंक हैं जो अभी 10th में आने वाले हैं, ये अंकों का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? या तो गणना से होगा, कैलकुलेशन से। वो कैसे होता है? जब आप किसी कॉपी पे कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, टीचर्स के पास वो कॉपी पहुंचती है, टीचर्स उनमें अलग अलग अंक उन्हें प्रोवाइड करा देता है, मतलब अलग अलग आंसर को अलग अलग मार्क्स दे देता है। फिर उन मार्क्स को वो काउंट करता है, कैलकुलेट करता है, और फिर पता चलता है कि एक विषय विशेष में आपके कितने अंक मिले। तो ये जो डेटा मिल रहा है आपका, ये कैलकुलेशन से मिल रहा है, गणना से मिल रहा है। हाँ या ना? बोले, इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। यस सर। आगे आपको जो बोला, अगर आप नहीं सुन पाए एक बार फिर से बोलता हूँ। जो आपके अंक मिलते हैं नॉर्मली, यूजुअली
कोई क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, आप उस क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। क्वेश्चन पेपर को हल करने के बाद वो कॉपी आपके टीचर तक पहुंचती है। टीचर उस कॉपी को देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के दौरान वो हर सॉल्यूशन पे कुछ ना कुछ अंक दे देता है। उस विषय में आपको कितने अंक मिलेंगे, ये टोटल जो अलग अलग आंसर के आपने अपने तो आपने सॉल्यूशंस दिए हैं या आंसर लिखे हैं, उनमें जो जो नंबर उसने दिए उन सबको वो जोड़ लेगा। तो जोड़ना घटाना ये सब क्या है, गणना ही तो कहलाता है। यानी कि ये जो डेटा, ये जो समंक इकट्ठा हुआ, ये कैसे हुआ, गणना से हुआ, कैलकुलेशन से हुआ। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि अभी आपके जो 10th के मार्क्स आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, वो अनुमान से आएंगे। अब आप कहेंगे कि अनुमान कैसे हुआ, क्योंकि आपका जो प्री बोर्ड का था, जो आपका इससे पहले हाफ अर्ली एग्जाम का था, जो आपके अलग अलग 9th क्लास का कुछ परफॉर्मेंस था, उनके अंक ले लिए गए और उनके आधार पे अनुमान लगाया गया कि 10th इस बच्चे के अगर आते तो ये अंक आते। तो वो अनुमान लगाने के बाद आपके जो अंक दिए गए हैं, ठीक है, अनुमान से गए जाएंगे। यानी कि इस बार का जो आपका मार्कशीट आएगा उसमें समंक जो आएंगे वो किस आधार पे आएंगे, गणना से या अनुमान से? अनुमान से। अनुमान से आएंगे। तो समंकों को दो तरीकों से हम इकट्ठा कर सकते हैं, एक तो गणना विधि से और एक अनुमान से। जब छोटा समूह होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, जब छोटा समूह तो हम उसमें गणना की विधि लगा सकते हैं। मान लिया आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, अगर हमें उनका वजन पता करना या उनकी हाइट पता करनी हो, तो आपके घर में 5-7 सदस्य होंगे, उन सभी की हाइट मापी जा सकती है, उसे लिखा जा सकता है। उन सबका जो वेट है वह भी मापा जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है। लेकिन मान लिया अगर हम पता करें कि लखीमपुर में रहने वाले जो लोग हैं, इनकी हाइट और इनका वेट कितना है, तो आप क्या इन सब की गणना कर सकते हैं अपनी स्टडी में? आप अपने परिवार के लोगों का वेट और हाइट तो गणना कर सकते हैं, मतलब उसे माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर आप उसे ले सकते हैं। कैलकुलेट करना मतलब, गणना करना मतलब माप लेना, मेजर कर लेना। लेकिन अगर आप पूरे लखीमपुर का स्टडी करना चाहें, या पूरे यूपी का स्टडी करना चाहें, या पूरे इंडिया का स्टडी करना चाहें, तो आप इसे माप नहीं सकते। सर नो? सर आप इसे नहीं माप पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, मैं आपसे जो कहना चाह रहा था ये कि आपको जरूरत इस बात की है कि आप ये जानें कि अगर कहीं पे भी अध्ययन का क्षेत्र सीमित है तो वहां पर आप क्या करते हैं, गणना करते हैं, और जहां अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है वहां पर अनुमान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ड्राइंग रूम है, और या आप जहाँ इस समय बैठे हुए हो सकता है उस रूम में आप हो और 2-3 लोग और हो सकते हैं। तो आप अगर देखें तो उस रूम में कितने लोग हैं, तो आप तुरंत गिन लेंगे 1 2 3 और बता देंगे गणना करके, क्योंकि रूम का आकार छोटा है, क्षेत्र छोटा है। लेकिन मान लिया कहीं पे कोई म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, कोई शो चल रहा है, कोई डांस प्रोग्राम हो सकता है, कोई म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है, तो वहां पर कितने ऑडियंसेस हैं, अगर ये आपको पता करना हो तो आप जनरली ये सेंटेंस सुनते हैं कि लगभग 5000 श्रोता रहे होंगे। ये कोई नहीं बताता कि 4997 श्रोता रहे। बताया जा सकता है क्या? क्योंकि ऑडियंसेस जो होते हैं वो कोई फिक्स नहीं है, वह मूवमेंट करते रहते हैं। आप इधर से गिनना गिनना शुरू करोगे, दूसरी तरफ से वो निकल जाएगा, कहीं और चला जाएगा, और पता लगे जिधर से आपने गिना था वो उधर ही आके बैठ गया उल्टा। कोई इनकी सीट तो फिक्स नहीं है ना? कैन नॉट कैलकुलेट द मासेस, उनका अनुमान लगा लिया था लगभग इतने लोग। समझ गए ना? यस सर। तो ये पॉइंट था। और बताएं। और किसी को कोई, किसी बच्चे को कोई डाउट है जो पूछना चाहे? नो सर। सर एक बार थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला बता दो। चलिए मैं आपको ये शेयर कर दूं, इसी के साथ साथ पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट।
एक मिनट बच्चों ओके। देखिए ये जो अब क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आपने जो पूछा है थर्ड वाली का मतलब है सांख्यिकी संबंध अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, ये वाली। यस सर। देखिए संबंध माने डेटा। अब जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा कि एक कोई पिक्चर हॉल है और वहां पर कितने लोग उस समय व्यूवर्स के तौर पे उपस्थित हैं, यानी कि कितने लोग दर्शक के तौर पे उस पिक्चर हॉल में हैं, ठीक। तो वो मान लिया पूरा हाउसफुल है या वो खाली पड़ा है या उसमें एक एक सीट छोड़ करके वो लोग बैठे हुए हैं, ये जो होगा इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी संख्या कितनी है ना। अब इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि लॉकडाउन लगा हुआ हो या सरकार ने ये कह रखा है कि नहीं 50% कैपेसिटी में ही लोग बैठेंगे। तो आप जानते हैं कि जो भी आंकड़े जितने नंबर मतलब जितना उनका संख्या होती है उसका कोई एक कारण नहीं होता है, उसके अनेकों कारण होते हैं, ठीक है। उन अनेकों कारणों की अगर हम बात करें तो एक नहीं हजारों की संख्या में मिलेंगे। जैसे मैंने वीडियो जब मैंने बनाया था तो मैंने इसे एक्सप्लेन करते हुए एक उदाहरण दिया था कि आपके जो भी अंक आपको मिलते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो वह एक कारण नहीं होता है। एक तो कारण मोटा मोटा ये कि आपने जो लिखा है उसके आधार पे आपको अंक मिलते हैं। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि टीचर का मूड कैसा है। तीसरा कारण ये भी होता है कि साल भर आपने कैसे पढ़ाई की। चौथा कारण ये होता है कि आपके पास किताब थी कि नहीं थी। पांचवा कारण ये हो सकता है कि आपकी सेहत ठीक थी कि नहीं थी। छठा कारण हो सकता है कि आपका मूड ठीक था कि नहीं था। आठवां कारण हो सकता है, नौवां कारण हो सकता है, 10वां कारण हो सकता है, और ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं। आप जिस समय लिख रहे थे उस समय लाइट वहां ठीक नहीं थी। आप जिस समय लिख रहे थे उस समय अचानक से भूकंप आ गया था, आप डर गए थे। कुछ भी हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस दैट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ डेटा, द अमाउंट ऑफ डेटा। यस और नो। अब उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति की आय कितनी होगी, इनकम उसकी कितनी होगी। जैसे मान लिया हमने कहा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपने कहा सर 50,000। अब सवाल ये कि 50,000 आपकी इनकम है अगर, तो क्यों है? किसी की 5,000 है, आपकी 50,000 है, वाई? तो इसके बहुत सारे रीजन है। आपकी शिक्षा कैसी रही, आप किस एज में है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये तो 3 चीजें हैं खाली। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके पापा क्या करते थे, आपकी मम्मी क्या करती थी, बहुत सारे हैं। चलिए अभी छोड़ देता हूँ इस टॉपिक को। और कोई बात, और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी ये जितने भी बहुवचन के रूप में पहली बात, सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, संख्याओं में ही व्यक्त किया जा सकता है। अगर कोई पूछे किसी से कि आप बहुत सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, कितने किलो सुंदर हैं, तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुंदरता, बुद्धिमत्ता, मूर्खता, ये सारी चीजें ना ये संख्याओं में नहीं मापी जा सकती, ठीक है। जैसे हम कहें कि तुम पागल हो, कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर पागल हो, तय नहीं कर सकते। या अन्य किसी इकाई में कितने किलो पागल हो ये भी नहीं बता सकते, तो हम इसे नहीं तय कर सकते, संख्याओं में तय नहीं कर सकते। तो जो चीजें संख्याओं में व्यक्त की जा सकती हैं, सांख्यिकी बहुवचन के रूप में केवल उन्हीं का अध्ययन करता है, ठीक है। अनेक कारणों से प्रभावित होता है। गणना या अनुमान आप अभी सुन ही चुके हैं। संबंध एक दूसरे से संबंधित होंगे। जैसे आपकी मार्कशीट में अलग अलग विषय के जो संबंध होते हैं बच्चों, वह सारे आप ही से संबंधित है ना। आपकी मार्कशीट पे एक हिंदी के आपके अंक चढ़े हो, कोई ऐसी मार्कशीट हो हिंदी पे हिंदी के मार्क शताक्षी के चढ़े हों, अंग्रेजी के मार्क प्रतिष्ठा के चढ़े हों, अमूल्या के जो है अकाउंटेंसी के मार्क्स चढ़े हों, तो उसे क्या पता चलेगा? क्या शताक्षी के बारे में कुछ जान पाओगे या प्रतिष्ठा या अमूल्या के बारे में कुछ जान पाओगे? नहीं जान पाओगे ना। तो डेटा वही कहा जाएगा जो किसी एक दूसरे से संबंधित हो। बात समझ में आई? मतलब वो किसी एक से संबंधित हो और वो एक दूसरे से इसी आधार पर संबंधित होंगे। जैसे आपके सारे नंबर अगर मान लिया आपसे संबंधित है, तो वो इसी आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि वह एक किसी व्यक्ति विशेष के अलग अलग विषय के अंक हैं। ये सानो। और जब आप एक ही व्यक्ति के अंक एक मार्कशीट पे लिख लेंगे और दूसरे व्यक्ति के दूसरे मार्कशीट पे लिखेंगे, तो आप उनकी तुलना कर पाएंगे। और एक ही मार्कशीट पे सबके अंक अगर आप चढ़ा देंगे तो कैसे तुलना करेंगे, है ना।
तो ये अच्छा, एक और बात है, सुव्यवस्थित संकलन। आप कुछ भी कहीं तक नहीं ले लेते, आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं, उसी क्राइटेरिया के आधार पे आप सारे लोगों के अंक लेंगे। जैसे मूल्यांकन का अपना तरीका होगा, एग्जामिनेशन हॉल में लिखने के अपने तरीके होंगे, और वह तरीके सबके लिए एक जैसे होंगे। सुव्यवस्थित होगी सारी प्रोसेस किसी भी डेटा को इकट्ठा करने की। जैसे आपके मार्क्स कितने होंगे, इसको निर्धारित करने में क्या आपका जो मन करता है आप वो करने लगते हो, या टीचर का जो मन करने लगता है वो करने लगता है? ऐसा तो नहीं हो पाता। मतलब क्या है मेरा, मतलब ये है कि आप क्या करेंगे एज अ विद्यार्थी, एज अ स्टूडेंट, सब कुछ तय है। टीचर कैसे मूल्यांकन करेगा, एक एक बात उसे पहले से ही बताई जा रखी होती है। इसीलिए हम जानते हैं कि सेम प्रक्रिया से सबके अंकों का मूल्यांकन हो रहा होता है अलग अलग विषय में। इसीलिए हम शताक्षी का प्रतिभा से, कृतिका का स्मृति से आपस में हम तुलना कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रूल्स फॉर इक्वल। कोई गेम ऐसा हो रहा हो जहाँ पे रूल ही अलग अलग हो, एक से कहा जाए तुम्हें 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी, दूसरे कहा जाए कि तुम्हें 50 मीटर की रेस लगानी है, ने बहुत तेजी से दौड़ा, हमने कहा ये जीत गया। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो इलॉजिकल होगा ना। तो रूल्स इक्वल, और वो तभी होगा जब सुव्यवस्था होगी। अगर व्यवस्था सही से नहीं होगी तो ये रूल्स इक्वल नहीं हो सकते। तो सुव्यवस्थित ढंग से आप इन आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे तभी यह विश्वसनीय भी होंगे, और इनके आधार पे आप जो निष्कर्ष निकालेंगे वह सही होगा। जैसे हम निष्कर्ष निकालते हैं, 2 मार्कशीट एक साथ रख लें तो हम निष्कर्ष निकालते हैं ये बच्चा ज्यादा बुद्धिमान है, ये उतना बुद्धिमान नहीं है। ये वो अंक केवल बता रहे होते हैं। जैसे मान लिया किसी के 56% है और किसी के 96 है, तो हमारा जनरल परसेप्शन क्या होगा, आपका क्या होगा? आप किसे ज्यादा बुद्धिमान मानेंगे, जिसके 96 है या जिसके 56 है उसे मानेंगे? बोले 56 वाला ज्यादा बुद्धिमान है, कौन टेंशन ले आखिर में, इस दुनिया में 96 रखा हुआ मोह माया है, आराम से जियो, सुबह 8 बजे तक सो, खाओ पियो ऐश करो, कहाँ टेंशन में पड़े। जो 56% लाया वो ज्यादा बुद्धिमान है, उसने जीवन के सार तत्व को समझ लिया है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है तो अच्छा है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के बच्चों बात इतनी सी है कि आपने चीजों को समझा, जाना। अभी हम सांख्यिकी को एकवचन के रूप में थोड़ा सा जानेंगे, आपको घर पे पढ़ना होगा इसे, ठीक है? और अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। देखिए, एक वचन के अर्थ में आप सांख्यिकी का थ्योरेटिकल रूप पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सारे लोग। एक वचन के रूप में आप सांख्यिकी को विज्ञान की वह शाखा मानते हैं जिसके अंतर्गत समंकों या आंकड़ों के संग्रह से लेकर के, मतलब कलेक्शन से लेकर के उसके अंतिम निष्कर्ष निकालने तक के अनेक सांख्यिकी विधियां जो होती हैं हम उनका उपयोग करते हैं। तो उन सांख्यिकी विधियों का निर्धारण हम यहाँ पे करते हैं, मतलब उसका थ्योरी बेस की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, ये जो हमें शास्त्र बताता है, ये जो विज्ञान हमें बताता है, वह सांख्यिकी का एक वचन रूप है। मोटे तौर पे अगर मैं आपसे कह दूं कि सांख्यिकी का एक वचन हमें थ्योरी देता है और जो बहुवचन है वह उसका एप्लीकेशन है, ठीक है? जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें जो स्टेप्स होते हैं डेटा इकट्ठा करने की, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद में हम उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर विश्लेषण करते हैं, यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा। और उसके बाद में व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है? तो डेटा का इंटरप्रिटेशन का उदाहरण क्या हुआ कि हमने बोला कि यह बच्चा एज अ विद्यार्थी ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसने ज्यादा परसेंटेज हासिल किए, और दूसरा बच्चा जो कम अंक लेकर के आया वह विद्यार्थी के तौर पे, उस विषय के विद्यार्थी के तौर पे उतना अच्छा, उतना ब्रिलियंट नहीं है। बात समझ में आती है? तो ये हमारी व्याख्या हो गई। इस तरह से हम 4 स्टेप से होकर के गुजरते हैं, ठीक है? जो डॉक्टर A.L. बाउले हैं, ये स्टेटिस्टिक्स के जो है जितने भी विशेषज्ञ हैं उनमें सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं, ठीक है? इन्होंने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। हाउ टू कैलकुलेट इज टू बी डिटरमाइंड इन दिस साइंस, गणना का विज्ञान, ठीक है? दूसरा इन्होंने एक और परिभाषा दी कि सांख्यिकी उचित रूप से औसतों का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ एवरेजेस। ऊपर क्या बोला था? साइंस ऑफ कैलकुलेशंस, साइंस ऑफ एवरेजेस फिर इन्होंने कहा। और दूसरा एक और परिभाषा इन्होंने दी, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर
सभी रूपों में उसका मापन करता है। ये थोड़ा कठिन है, ध्यान से सुनिएगा, बीच में ध्यान इधर उधर अगर करेंगे तो शायद समझ में ना आए, ध्यान से सुन लीजिए। सांख्यिकी वह विज्ञान है, तो पहले तो विज्ञान हो गया। विज्ञान का मतलब आपको पता ही है, कुछ निश्चित सिद्धांत होंगे, कुछ निश्चित नियम होंगे, कुछ निश्चित उपनियम होंगे। उन सभी सिद्धांतों, नियमों, उपनियमों को आप पाएंगे कि सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वैसा करते हुए वह कार्य और कारण, होता ना कि कारण और परिणाम सिद्धांत, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम सिद्धांत भी उन पर लागू होगा कि ऐसा करने से ये परिणाम मिलेंगे। तो सांख्यिकी में इस तरह के समस्त सिद्धांत हैं जैसे किसी भी विज्ञान में होते हैं। तो पहली बार सांख्यिकी विज्ञान हो गया। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था को आप संपूर्ण मान लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल अरेंजमेंट जो है, सोशल सिस्टम जो है, उसको आप संपूर्ण मान लेते हैं और सारे रूपों में आप उसका मापन करते हैं। सांख्यिकी के माध्यम से ही आप विभिन्न प्रकार के सामाजिक रिसर्च कर पाते हैं कि कौन सी कास्ट के लोग वंचित हैं, कौन सी कास्ट के लोग बहुत समर्थवान हैं, लड़कियों के साथ क्या अन्याय हो रहे हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ क्या क्या भेदभाव हो रहा है। ये सारी बातें आप सामाजिक व्यवस्था से संबंधित मानते हैं और इसमें सांख्यिकी बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि आप बहुत सारा डेटा समाज से संबंधित इकट्ठा कर पाते हैं और उसका मापन कर पाते हैं। ठीक है, समाज में सबको कानून या समानता का अधिकार दे रहा है प्रैक्टिकली या नहीं दे रहा है। अगर इसका अध्ययन करना चाहें तो आप सांख्यिकी के माध्यम से ही, डेटा के माध्यम से ही इसे इकट्ठा कर पाए, अध्ययन कर पाएंगे। इसमें आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो स्टेप आपने भी पीछे सुने थे, वही स्टेप फिर से यहाँ दोहराए गए हैं कि सांख्यिकी का अध्ययन जब आप कोई करते हैं एक वचन के रूप में, तो कौन कौन से स्टेजेस से आपको गुजरना होता है। पहला स्टेज होता है प्रथम अवस्था, आंकड़ों का संकलन करना। इसमें आप डेटा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने की दो विधियां आपको मैंने बताई थी, एक तो गणना विधि और दूसरा अनुमान विधि। बात समझ में आती है? हाँ ना बोलते रहे कुछ। यस सर। यस सर। दूसरा होगा जब आप आंकड़ों का संकलन कर चुके होंगे तो उनके गुणों के आधार पे, उनकी विशेषताओं के आधार पे आप उनको अलग अलग रखेंगे, ग्रुप्स में रखेंगे। ऐसा करना आंकड़ों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहलाता है। जैसे पुरुष स्त्री अलग अलग कर लीजिए, शिक्षित अशिक्षित, विवाहित अविवाहित, इन्हें अलग अलग कर लीजिए। जैसे आपका सेक्शन अलग कर दिया गया कॉमर्स का, आर्ट्स का अलग कर दिया गया, तो यह भी वर्गीकरण है। इसीलिए आपके सेक्शन को वर्ग बोला जाता है, क्लासिफिकेशन। और आपका 11th अलग हो गया, 10th अलग हो गया, 12th अलग हो गया, इसीलिए इसको क्लास बोला जाता है। और क्लास से ही बनता है क्या? क्लासिफिकेशन। तो आंकड़ों का गुणों के आधार पे, अवगुणों के आधार पे, यहाँ गुण का मतलब विशेषता से, विशेषताओं के आधार पे आंकड़ों को अलग अलग लिख लेना, ये वर्गीकरण कहलाता है। जब आप उन्हें अलग अलग लिख चुके होते हैं तो थर्ड स्टेप में आप उनका प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करना कि उन्हें ज्यादा आसानी से समझा जा सके। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? टेबुलेशन, टेबल बनाते हैं। टेबल मतलब कुछ रोज होंगी, ऐसे ऐसे रोज, और कुछ कॉलम होंगे, है ना, आपने टेबल देखी होगी। तो आप टेबल बना सकते हैं, कोई आप चित्र बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, या आप लाइन डायग्राम बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफिकल, चित्र का मतलब यहाँ पर ग्राफ्स बनाने से है। आप ग्राफ पेपर पे कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, सारणी चित्र यानी डायग्राम्स या लाइन डायग्राम, इनके माध्यम से आप आंकड़ों का प्रेजेंटेशन करते हैं। जब आपने इस तरह की कोई टेबल बना ली तो फिर आप उसे स्टडी करना शुरू करते हैं, और जब आप उसे गहराई से पढ़ते हैं तो उसको एनालिसिस कहा जाता है। डेटा का एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें क्या करते हैं? आंकड़ों को आप गहराई से उनका अध्ययन करते हैं और उसके बाद में कुछ माप निकाल पाते हैं। इसमें आप या तो समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, अगर आप में से मैथ किसी ने ले रखी होगी तो 10th में पढ़ा होगा, तो समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। सूचकांक है, विचरण की माप है, ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट हैं सांख्यिकी के, जिन्हें हम बाद में जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। अभी फिलहाल खाली इतना जान लीजिए कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए आप या तो एवरेजेस का उपयोग करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों, या वेरिएंस, विचरण का प्रयोग करते हैं, या इंडेक्स नंबर का प्रयोग करते हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज the data you have got. Okay, then last stage होगी जब आप एनालिसिस भी कर चुके हैं, आपके पास कुछ माप आ गई हैं, कुछ मेजरमेंट आ चुकी हैं, तो उनके आधार पे आप ये बताते हैं कि यथा स्थिति क्या है, यानी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इतना भी जान पाए कि सांख्यिकी एक वचन के रूप में ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और अन्य पहलुओं को आप क्या करते हैं? डेटा का आंकलन
डेटा का संग्रहण करके, उसका सारणीयन करके, उसका प्रेजेंटेशन करके, उसका क्या बोलेंगे इंटरप्रिटेशन करके आप क्या करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न पहलुओं की यथास्थिति का अनुमान लगाते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकाल पाते हैं। और वही निष्कर्ष निकालना ही आपके सांख्यिकी के उस पूरे अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे हमारा अगर उद्देश्य ये है कि हम ये पता करें कि किसी मोहल्ले विशेष में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और कितने लोग ठीक ठाक स्थिति में है आर्थिक रूप से, तो हम जाएंगे उनके पास, पहले डेटा इकट्ठा करेंगे उनकी इनकम का, उनके पेशे का, है ना। फिर उस डेटा को हम अलग अलग क्लास में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन ऊपर हो गए। उसके बाद में हम उनको क्लासिफाई करने के बाद उनका प्रेजेंटेशन करेंगे किसी टेबल विशेष में, है ना। फिर हम हो सकता है कि उसका प्रेजेंटेशन जब हम कर चुके हैं तो उसका एनालिसिस करेंगे और फाइनली हम ये बताएंगे कि इस मोहल्ले में कुल इतनी आबादी, जिसमें से इतने लोग हैं एपीएल में आते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, और इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। ठीक है, तो हम बता पाएंगे कि इतने प्रतिशत लोग बीपीएल में हैं इस मोहल्ले में। ये हमारा निष्कर्ष हो गया और यही निष्कर्ष हमारा उद्देश्य था, है ना। तो कुल मिलाकर के सांख्यिकी के ये स्टेजेस थे जो आपने पढ़े। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जितना आपने सुना, एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है, उसका अर्थ और परिभाषा, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या जो आपके विशेषताएं हैं एक वचन के रूप में, उसमें अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नो सर। तो फिलहाल अभी इतना ही। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो अभी ग्रुप में आपका कुछ समय है, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास अभी इतनी। मैंने ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी, अगर किसी के पास बुक नहीं है आप अच्छे से पढ़ें, दोबारा पढ़ें और इनके नोट्स अपनी कॉपी पे बना लें। ठीक है, लाइव क्लास सप्ताह में सिर्फ एक बार होगी, जैसे कि आज। अब अगली बार फिर से मंडे को हम मिलेंगे, तब तक हम वीडियोस के माध्यम से पढ़ते रहेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गर्ल्स। पढ़ते रहें, खूब सीखते रहें। हैव अ नाइस डे सर। Have a nice day, sir. बेटा Nice day, sir.